हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवाई स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज से जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए हैं एग्ज़ाम में, जो कई सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे। और पीवाईक्यू से लगभग कई सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, डायरेक्टली जो है क्वेश्चन वहाँ से मिल जाते हैं। तो हम लोग जो है ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि इसमें जो है आपके जितने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे करा दिए जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ जो है अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के साथ साथ जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी है साथ में। तो चलिए फिर हम लोग जो है क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। और क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो पीवाईक्यू है वो किस चीज़ का है। तो अगर देखें तो जो पीवाईक्यू है ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ 2020 जेल वार्डर फायरमैन घुड़सवार परीक्षा जो हुई थी, तो अगर इसकी डेट देखें तो 19/12/2020 को हुई थी, ठीक है। और इसमें जो है शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चन थे उसको हम लोग करेंगे। इसके बाद जो शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन हुए थे उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जितने शिफ्ट के जो पेपर बने हुए हैं सारे हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। सामान्य जागरूकता का जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो जो दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, ठीक है। दिल्ली का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ईयर भी याद रखिएगा कब की थी, तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश के पहले सुल्तान थे। ये गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के एक गुलाम थे। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी देखिएगा किसको राजधानी बनाया था, लाहौर को बनाया था। और कुतुब मीनार की नींव डाली थी, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है कई बार। गौरतलब है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें, ठीक है। इसमें सही विकल्प बताना है कि कौन सा है। तो पहला जो विकल्प दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो अगर इसका आंसर देखें तो बी हो जाएगा, यानी कि पहला सही है और दूसरा जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है। तो जो याद करने वाला फैक्ट है ये देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है, ठीक है। उपयोग दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी सही है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, संथाली। इसमें जो फारसी है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में फारसी भाषा को आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रारंभ में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। देखिए ये भी पूछा हुआ है कि प्रारंभ में संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल की गई थी तो कितनी भाषाएं थी? तो 14 थी, ठीक है। अभी कितनी है? 22 हो गई हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में एक भाषा सिंधी, 71वें संशोधन 1992 द्वारा और जो 3 भाषाएं हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कब जोड़ा गया था, तो 71वें संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। जबकि 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली तथा डोगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये यहाँ से भी पूछता है कि कौन सी भाषा को जो है कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 तो हो गया, अब चौथा देखते हैं।
तो चौथा जो है यहाँ पे इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित है ये सारे लोक नृत्य हैं। ठीक है, ये सब के सब जो है लोक नृत्य हैं। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा, कजरी, झोरा, छपेली, जैता और चरकुला नृत्य शामिल हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है और यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो ये जो है गेहूं की उपज वाली किस्म है। ठीक है, इसका जो है एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। तो नीलगिरी खापसी जो है गेहूं के एक उच्च उपज वाली किस्म है। भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। खापली गेहूं एबिसीनिया केंद्र में उत्पन्न हुआ माना जाता है और संभवतः पश्चिमी घाट क्षेत्र में अरब व्यापारियों द्वारा भारत में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 6ठे नंबर का है। तो यहाँ पे कह रहा है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो ग्रुप A श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं उनको बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग जो है इसका एक्सप्लेनेशन खुद से भी देख सकते हैं, जिसका अगर नहीं कराया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका एक्सप्लेनेशन करा दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है, विशाख नायर को। तो आप देख लीजिएगा लेटेस्ट जो है शौर्य चक्र पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, उनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इथोपिया की मुद्रा क्या है। तो इथोपिया की जो मुद्रा है ये बिर्र है। ठीक है, क्या है? बिर्र है। अगर इथोपिया के बारे में देखें तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यह अफ्रीका के पश्चिम में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। तो ध्यान रखिएगा ये जो एक स्थल रुद्ध देश है जो सरकारी तौर पर इथोपिया संघीय लोकतांत्रिक राज्य के रूप में जाना जाता है। इथोपिया की राजधानी अदिश अबाबा एवं इसकी जो मुद्रा है वो बिर्र है। ठीक है, तो राजधानी भी ध्यान रखना है और मुद्रा भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th नंबर का। इसमें कह रहा है कि अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो जो अर्जेंटीना की राजधानी अगर देखें तो ये हो जाएगी ब्यूनस आयर्स। ठीक है, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना जो है एक दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील देश के बाद द्वितीय विशालतम देश है। ठीक है, अर्जेंटीना का नाम अर्जेंटम से पड़ा जिसका अर्थ चांदी होता है, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वें नंबर का जो है। तो इसमें है कि मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? तो इसका जो गठन हुआ था 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 15 मार्च 2006 को किया गया था। तो डेट भी याद रखिएगा कब किया गया था, 15 मार्च 2006 को। इसने मानवाधिकार आयोग को स्थान दिया। इस परिषद के कुल 47 सदस्य हैं। इस परिषद के कुल 47 सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्ष है। तो कार्यकाल भी ध्यान रखना है। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अगर मानवाधिकार दिवस देखें कब मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कई बार पूछा हुआ है पेपर में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 11 नंबर का जो क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो 5 हैं। ठीक है, 5 हैं। भारत में 5 गुप्तचर विद्यालय हैं। देश का 5वां गुप्तचर विद्यालय जो है वो अजमेर रोड पर दमही कला में खुला है। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अभी भी जो लेटेस्ट पुस्तक होंगी जो काफ़ी सारी इधर जो है आई हैं न्यूज़ में, सबको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि बुक से जो एक आध क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको। तो इसमें कह रहा है कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। तो इसमें से जो है हाइग्रोमीटर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है,
तो वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण जो है हाइग्रोमीटर है। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, साधारण नमक आदि जो जलवाष्प के शोषक होते हैं। भारत में लोसूंग या फिर लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो ये जो है सिक्किम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, सिक्किम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। और तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार साल के 10वें महीने के 18वें दिन लॉसेंग उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, यह उत्सव, इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं, दिया हुआ है यहाँ पे। यह उत्सव जो है मुख्य रूप से अगर देखें तो 4 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। इस त्यौहार में किसान अपनी फसलों की कटाई का जश्न मनाते हैं। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो त्यौहार दिया गया किससे संबंधित है? तो फसलों की कटाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो इसमें से जो संयुक्त राज्य, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, ये जो दिया गया है ये जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर स्थापना देखें तो 1945 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। ठीक है, 5 स्थायी और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 5 स्थायी हैं इसमें और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का। इसमें कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो अभी हम लोग देखे थे गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, कब किया था? तो 1206 में इन्होंने जो है गुलाम वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? तो इसमें जो हम्पी स्मारक समूह है ये इस टाइम पे इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। अन्य तीनों स्थल मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को में कुल 40 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, जिसमें 32 सांस्कृतिक श्रेणी में और 7 प्राकृतिक श्रेणी में और 1 मिश्रित श्रेणी में शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का जो है। तो इसमें कह रहा है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन, पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, तो भारत ने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता जून 2015 में किया। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद प्रभावी हुआ। इस समझौते के तहत 111 एन्क्लेव के 16160.63 एकड़ क्षेत्र का हस्तांतरण भारत द्वारा बांग्लादेश को, जबकि 51 एन्क्लेव के 7110.02 एकड़ क्षेत्र का हस्तांतरण बांग्लादेश द्वारा भारत को किया गया। तो इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखना है कि किसके बीच हुआ है, तो बांग्लादेश और भारत ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 19 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है देख लेते हैं। पटेल के जन्म भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो आरंभ है वर्ष 2014 से हुआ। वर्ष 2021 में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, 146वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? 2021 में। वर्ष 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है, 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 23 में मनुष्यों के क्रय विक्रय, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है तथा इसके उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित करता है। तो अनुच्छेद 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछता हुआ इससे जो है कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय
में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? तो इसका आंसर हो जाएगा मानवाधिकार परिषद, मानवाधिकार परिषद ने। ठीक है, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान मानवाधिकार परिषद ने मानवाधिकार आयोग की जगह ले ली। मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है। कैसा निकाय है? तो अंतर सरकारी निकाय है। अगर इसका गठन देखें तो हम लोग अभी ऊपर देखे थे 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें है कि भारत में नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण जो हुआ था कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ठीक है, भारत में जो नोटबंदी हुई थी कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 को हुई थी। और दूसरी बार भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को दूसरी बार हुई। इससे पहले भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा सन 1978 में सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें 1000 और 5000 के नोट बंद किए गए थे। स्वतंत्रता से पूर्व पहली बार विमुद्रीकरण सन 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है कि मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतर योगदान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। तो अभी जो है करंट का क्वेश्चन है, तो करंट के हिसाब से इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, और अगर देखें तो यह जो है अस्तित्व में 1914 में आया था। ठीक है, 1914 में भारत की तत्कालीन जो है ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत आई थी। ठीक है, तो किसके समझौते के तहत? शिमला समझौता। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अगर देखें तो 2430 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम डुरंड रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच की रेखा निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। सबसे पहले फ्रांस ने जीएसटी लागू किया। तो यहाँ पर सन 1654 यानी 1654 में जीएसटी लागू हुआ था, जबकि भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, अगर देखें तो भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो असम है। तो ये कुछ बातें हैं छोटी छोटी जो कि कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया था? तो इस टाइम ये काफ़ी चर्चा में था। तो इसमें जो है 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 27 नंबर का जो क्वेश्चन है। इसमें है कि जनवरी 2020 में, यहाँ पे सारे करंट के क्वेश्चन है। जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हालांकि 2020 की न्यूज़ है, अब नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे जतरा भगत। ठीक है, 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता ताना भगत माने जाते हैं। इनकी अगुवाई में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत भू लगान माफ करने, गौ रक्षा, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन में शामिल हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में किससे ली गई है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आयरलैंड का संविधान, यहाँ से लिया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ और भी विदेशी स्रोत दिए गए हैं जहाँ से जो है भारत के संविधान के निर्माण में यहाँ से संबंधित देश से बातें ली गई थी। तो नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था अगर देखें तो फ्रांस से लिया गया है। और संघीय विशेषता जो है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा तरबूज। तरबूज की खेती जायद फसल के अंतर्गत की जाती है। तो तरबूज की खेती जायद फसल के रूप में की जाती है। इस वर्ग की फसलों में तेज़ गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अधिक क्षमता होती है।
उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है। ध्यान रखिए कब बोई जाती है, मार्च अप्रैल में। और इसके और उदाहरण देख लेते हैं, तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी इत्यादि, ये सब जो है वो जायद फसलें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है। तो राजस्व सचिव, राजस्व सचिव जो है वो राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, नाम याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने जो है अक्टूबर-नवंबर 1947 के भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताएं जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2017-19 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया था। तो ये जो एक पुराना करंट अफेयर है, इसको छोड़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। तो इसका जो आंसर है ये यहाँ पे हो जाएगा, देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 2008। ठीक है, इसका आंसर जो है 2008 हो जाएगा। 2008 में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। 27 अक्टूबर 2008 को इस कानून को एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया, जिसके तहत अध्याय 2 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल हस्ताक्षर को जगह दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का जो है, इसमें है कि दिए गए पुलिस को रैंक को निचले क्रम में उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। जो पुलिस की रैंक दी गई है उसको निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बी हो जाएगा। ठीक है, हेड कांस्टेबल, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके बाद सहायक या उप पुलिस अधीक्षक, उसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 17,165 मिलियन थी। ठीक है, आगे देखते हैं 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला है कि बोबिली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। बोबिली वीणा को आमतौर पर एकंडा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक सही है और दो सही है, दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 जो है। तो 38 में कह रहा है कि मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये 4 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का, 4 वर्षों का होता है। तो मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है टोटल 38 क्वेश्चन थे। इस ये जो प्रैक्टिस सेट था उसमें जो PYQ है उसमें 38 क्वेश्चन थे टोटल। बाकी जो दूसरे शिफ्ट का जो पेपर हुआ था तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिए क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम नहीं है, 23 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।